Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? आवाज आ रही है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक्सेप्शन लर्निंग का आज बहुत ही क्रूशियल लेक्चर है। बहुत टिपिकल चीजें आज आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा और जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट्स हो, जरूर जरूर क्लैरिफाई कीजिएगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने टू स्ट्रिंग पढ़ लिया, प्रिंट स्टैक ट्रेस पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अपनी तरफ से एक्सेप्शन जनरेट करनी हो तो अपन क्या करेंगे, क्या करते हैं? खुद की तरफ से एक्सेप्शन जनरेट करनी होती है तो जल्दी बोलिए। वेरी गुड, आप यूज करते हैं द कीवर्ड कॉल्ड एज थ्रो। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो हमेशा आज के बाद जब तक जावा में आप काम करेंगे, ये टॉपिक आपके सामने हमेशा एक्सेप्शन लर्निंग के कंटेक्स्ट में आता रहेगा। वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शंस इन जावा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टिपिकल है तो ध्यान से सुनिए और समझिएगा, फिर आपको प्रैक्टिकल पे लेकर आता हूं। इन द मीन टाइम नेटबीन्स को लॉन्च कर देते हैं। चलिए अब ये बताइए, एक लाइन बोल दूं, उसके बाद सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाता है या कोई ये पूछता है जावा में एक्सेप्शंस कितनी तरह की होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि जावा में एक्सेप्शन की क्लासेस कितनी हैं। वो तो आपको पता है, दो हैं, एक एरर और एक एक्सेप्शन। एरर की डेराइव क्लासेस वो होती हैं जिन्हें हैंडल हम लोग नहीं करते हैं, और एक्सेप्शन की डेराइव क्लासेस वो होती हैं जिन्हें हम लोग हैंडल करते हैं। करेक्ट है ना? अब सवाल ये पूछा जा रहा है जावा में एक्सेप्शंस कितनी तरह की होती हैं, तो गौर कीजिएगा, इस सवाल का जवाब है जावा में एक्सेप्शंस दो तरीके की होती हैं। एक होती है जावा की अनचेक्ड एक्सेप्शंस, दूसरी होती है जावा की चेक्ड एक्सेप्शंस। सुनिए गौर से, फर्क क्या है इन दोनों में। ये बताइए, अगर हम लोग जावा के अंदर स्कैनर क्लास यूज करते हैं और स्कैनर का नेक्स्ट इंट मेथड कॉल करते हैं, तो क्या एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं? अगर हमारा प्रोग्राम स्कैनर क्लास यूज कर रहा है और यूजर से नेक्स्ट इंट के थ्रू इनपुट ले रहा है, तो क्या एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है? बनती है। वेरी गुड। अगर हम लोग इस कोड में ट्राई और कैच ना लगाएं, जिस कोड में एक्सेप्शन आने के चांस बन रहे हैं, हम लोग उसमें ट्राई कैच ना लगाएं, तो क्या ये कोड कंपाइल होगा? क्या ये कोड कंपाइल होगा? गौर करिएगा, मैं रन होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कंपाइल होगा? बिल्कुल होगा। कारण स्कैनर क्लास के मेथड्स जो एक्सेप्शन देते हैं जावा में, उसका नाम है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, और जावा ये मानती है कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आती है इन द कैटेगरी ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन। आराम से पेशेंटली पूरा डिस्कशन सुनिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अगर जावा में मैं a/b लिखता हूं, तो क्या इसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस बन रहे हैं? राइट। कौन सी एक्सेप्शन आ रही है या आ सकती है? एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है। लेकिन अगर मैं ट्राई कैच ना लगाऊं, तो क्या मेरा ये कोड कंपाइल होगा जिसमें मैं डिवीजन कर रहा हूं? होगा। जावा मुझे कभी कंपाइल करने से मना नहीं करेगी, क्योंकि जो एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है वो एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, और एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी जावा में अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ऐसे याद करिए, अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर पार्स आईएनटी मेथड को कॉल करते हैं जो हमारे लिए स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करेगा, तो क्या पार्स आईएनटी कोई एक्सेप्शन दे सकता है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन दे सकता है। और अगर हम पार्स आईएनटी को कॉल करते वक्त ट्राई कैच ना लगाएं, कोड कंपाइल होगा? बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी जावा के लिए अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो जावा ये कहती है उसके पास कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिन्हें अगर आप कैच ना करें, ट्राई कैच ना लगाएं, तो भी कम से कम जावा आपके कोड को कंपाइल जरूर करती है। समझ आ रहा है? तो भी कम से कम जावा आपके कोड को कंपाइल जरूर करती है। जावा कोड कंपाइल करने से कभी मना नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस हैं ये सब जावा की कैटेगरी में कहलाती हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, ये रन होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम कोड कंपाइलेशन फेज क्रॉस कर लेगा। आया समझ? आया? ठीक, इसका डेमो देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए, छोटा सा एक डेमो जो मेरी इस बात को प्रूव करेगा। इमेजिन करिए, मैंने यहां पर एक क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने रखा यूजर इनपुट। क्या कर रही है ये क्लास? ये क्लास यूजर से एक इंटीजर लेगी, ये क्लास यूजर से एक इंटीजर लेगी।
तो अगर यूजर से मुझे इंटीजर लेना है, मान लीजिए मेरे मेथड का नाम है पब्लिक वॉइड गेट इनपुट, तो आप मानते हैं यूजर से अगर इंटीजर लेना है तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना। तो मैंने यहाँ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर KB इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ लिखा सिस्टम डॉट इन, और फिर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर 2 इंटीजर्स और एंटर एन इंटीजर, और जो भी इंटीजर यूजर से मिला उसे मैंने KB डॉट नेक्स्ट इंट करके A में रख लिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से इस A को प्रिंट भी करा दिया बाय सेइंग यू एंटर्ड प्लस A। ठीक है, अब मुझे बताइए इस प्रोग्राम की ये वाली जो लाइन है इंट A इक्वल टू KB डॉट नेक्स्ट इंट, क्या इस लाइन पे एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है? बन रही है ना। आपने अगर ध्यान से जावा में अभी तक चीजें समझी हैं तो आपको पता होगा ये लाइन जनरेट कर सकती है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, करेक्ट। लेकिन क्या मैंने कोई ट्राई कैच लगाया है? नहीं लगाया है। बिना ट्राई कैच के होने के बावजूद क्या ये कोड कंपाइल होगा? बिल्कुल होगा। ना सिर्फ कंपाइल होगा, रन भी होगा, और अगर यूजर का इनपुट परफेक्ट रहा तो आप मानते हैं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर यूजर का इनपुट परफेक्ट रहा तो आप मानते हैं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। इसका डेमो आप यहाँ से देखिए। यहाँ मैंने इसकी ड्राइवर क्लास बनाई टेस्ट यूजर इनपुट के नाम से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, यहाँ मैंने यूजर इनपुट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा बाय सेइंग यूजर इनपुट ओबीजे इक्वल टू न्यू यूजर इनपुट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने कहा ओबीजे डॉट टेक इनपुट, सॉरी गेट इनपुट। अगर इस कोड को मैं राइट क्लिक करके रन करूं तो होगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल होगा। देखिए चल गया, मैंने टाइप करा 25, ले भी लिया, प्रिंट भी कर दिया। एक्सेप्शन आने के चांसेस थे ना, लेकिन कोड चला। ठीक है, अब आइए सेकंड कैटेगरी की। बट जावा में कुछ एक्सेप्शंस जावा को इतनी सीरियस, इतनी इंपॉर्टेंट लगती हैं कि जावा कभी नहीं चाहती कि एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर आप उन एक्सेप्शंस को नजरअंदाज करें, आप उन एक्सेप्शंस को इग्नोर करें। आई रिपीट, जावा में कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें जावा कभी नहीं चाहती कि एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर आप नजरअंदाज करें, आप इग्नोर करें। और अगर इन एक्सेप्शंस में से कोई एक्सेप्शन आपके कोड में आने वाली है या आने की प्रोबेबिलिटी बनती है तो जावा कहती है दो में से एक काम करना पड़ेगा प्रोग्रामर को, दो में से एक काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। या तो प्रोग्रामर अपने कोड में यूज करे ट्राई कैच। ट्राई कैच से क्या होता है? जल्दी बताइए, ट्राई कैच से क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडल हो जाती है। वेरी गुड। और अगर प्रोग्रामर ट्राई कैच नहीं लगाता है, अगर प्रोग्रामर ट्राई कैच नहीं लगाता है तो फिर वो जिस मेथड में इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन से रिलेटेड कोड कर रहा है उस मेथड के राइट हैंड साइड पे जावा का कीवर्ड लिखे, जिस कीवर्ड का नाम है थ्रोस, और थ्रोस के साथ उस एक्सेप्शन का नाम लिखे जो एक्सेप्शन इसके मेथड की बॉडी में जनरेट हो रही है लेकिन ये उसे हैंडल नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से मेरी बात दोबारा सुनना, ठीक है? डेमो के साथ समझा रहा हूँ। इमेजिन करिए मैंने एक मेथड बनाया शो। इमेजिन करिए इस शो मेथड के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखा इंटीजर a इक्वल टू 10/0 और यहाँ पर मैंने a को प्रिंट करा। क्या इस लाइन में एरिथमेटिक एक्सेप्शन आने के चांसेस बन रहे हैं? राइट, बट स्टिल आप मानते हैं ये प्रोग्राम कंपाइल तो हो ही जाएगा। कंपाइलर कभी आपसे मना नहीं करेगा कि कोड कंपाइल नहीं करूंगा, कर देगा ना, भले ही आपने कोई ट्राई नहीं लगाया यहाँ पर, है ना। लेकिन जावा में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिन्हें आपने अपने प्रोग्राम के अंदर अगर कॉल करा, जिन्हें आपने अपने प्रोग्राम के अंदर अगर कॉल करा और उनकी तरफ से कोई एक्सेप्शन आई तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप दो में से कोई एक काम करें ही करें। नंबर 1, उन मेथड्स की आने वाली एक्सेप्शंस को ट्राई कैच से आप हैंडल कर लें। नंबर 2, अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये जो कोड है जिसको मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? किस मेथड की बॉडी में लिख रहा हूँ मैं ये कोड? शो की बॉडी में लिख रहा हूँ। तो जावा कहती है अगर ये पीस ऑफ कोड कोई ऐसी एक्सेप्शन दे रहा है जो मैंने चेक्ड बनाई हुई है, मैंने मतलब जावा ने, जो मैंने चेक्ड बनाई हुई है, तो प्रोग्रामर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, प्रोग्रामर इसे लेट गो नहीं कर सकता, लापरवाह तरीके से छोड़ नहीं सकता। प्रोग्रामर को इस मेथड के राइट पे लिखना पड़ेगा थ्रोस, और थ्रोस के साथ जैसी भी यहाँ एक्सेप्शन आ रही है उसका प्रोग्रामर को लिखना पड़ेगा नाम, उसका प्रोग्रामर को लिखना पड़ेगा नाम। और कंफ्यूज मत होइएगा, परसों आपने थ्रो पढ़ा था, आज अपन थ्रोस पढ़ रहे हैं, दोनों की स्पेलिंग में फर्क है, समझ रहे हैं?
वो थ्रो था, ये थ्रोज है, राइट। थ्रोज कीवर्ड ये कहता है, ये इशारा देता है कि ये मेथड कुछ ऐसा डेंजरस कोड अपने अंदर लेकर बैठा है जिसके एक्सेप्शन देने के पूरे पूरे चांसेस हैं और ये उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा है। तो थ्रोज से क्या होगा? थ्रोज से जो इसका कॉलर है, कहीं से तो कॉल होगा ना शो, मानते हैं ना, मेथड को कॉल तो करना पड़ेगा ना, कोई तो कॉल करेगा ना शो को, तो जो शो को कॉल करेगा अब उसे इस एक्सेप्शन को करना पड़ेगा हैंडल। इमेजिन करिए आपने शो का कॉल यहां से दिया हुआ है और इस मेथड का नाम है डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर से आप शो को कॉल कर रहे हैं, तो अगर शो ने अपने नाम के राइट साइड पे थ्रोज लगा रखा है और यहाँ एक्सेप्शन का नाम दिया हुआ है, तो जावा बोलती है अब डिस्प्ले को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि डिस्प्ले इस एक्सेप्शन के लिए यूज करे या तो ट्राई कैच, यानी या तो वो शो का कॉल ट्राई कैच में डाले, और अगर वो भी नहीं करना चाहता है ट्राई कैच यूज, तो डिस्प्ले भी अपने नाम के राइट हैंड साइड पे क्या लिख दे? डिस्प्ले भी अपने नाम के राइट हैंड साइड पे क्या लिख दे? थ्रोज लिख दे। थ्रोज लिखकर एक्सेप्शन का नाम लिख दे। तो फिर जो डिस्प्ले को कॉल करेगा, एक्सेप्शन हैंडल करने की जिम्मेदारी उस मेथड के पास चली जाएगी। आप देख रहे हैं, या तो एक्सेप्शन को ट्राई कैच लगाकर हैंडल करो या थ्रोज लगाकर मेंशन करो। इसको जावा में एक रूल का नाम दिया गया है और इस रूल को जावा में बुलाते हैं हैंडल और डिक्लेयर रूल। यहाँ हैंडल शब्द का मतलब है ट्राई कैच लगाकर एक्सेप्शन को हैंडल कर लेना। डिक्लेयर का मतलब है एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना, बल्कि ये कहना दूसरों को कि तुम लोग हैंडल करो, ये डिक्लेयर करना कि मैं हैंडल नहीं करूंगा, इस एक्सेप्शन को तुम हैंडल करो। थ्योरी आई समझ? थ्योरी आई समझ? ठीक है, अब इसका आपको प्रैक्टिकल डेमो देता हूं मैं, फिर आप दिमाग पे जोर डालना तो आपको याद आएगा। आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, बिना समझे पढ़ चुके हैं, आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले। आज आपको याद आएगा कि वो जो पढ़ा था वो यही टॉपिक था। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इमेजिन करिए मैं आपसे कहता हूं मुझे यूजर से इंटीजर नहीं, मुझे यूजर से कैरेक्टर लेना। आपको याद होगा अगर यूजर से आपको कैरेक्टर लेना है तो स्कैनर क्लास के पास कोई कैरेक्टर लेने वाला मेथड नहीं है, करेक्ट? याद है ना, कोई नेक्स्ट कैर मेथड नहीं है स्कैनर के पास। तो फिर जावा में कैरेक्टर कैसे लिया जाता है? तो अपन ने डिस्कस करा था, जावा में अगर आपको कैरेक्टर स्कैन करना है तो आपको मेथड कॉल करना पड़ता है system.in.read। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो रीड मेथड है उसकी रिटर्न टाइप इंट होती है। अगर आप कैर ले रहे हैं तो आपको इसकी करनी पड़ती है टाइप कास्टिंग। ये भी याद है? याद है? और यहाँ आपने CS लिख दिया। अब नोटिस करिए कोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपन ने लिखा है, फिर भी गौर से देखिए जावा एक एरर दे रही है आपको यहाँ पे। अगर आप इस रेड वाले बैलून पे पॉइंटर ले जाएं तो आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। क्या आप पढ़ पा रहे हैं जो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है? क्या आप पढ़ पा रहे हैं जो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है? पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ था बताइए? वहां लिखा हुआ था अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, IO exception must be caught or declared to be thrown, must be caught or declared to be thrown। इसका सिंपल हिंदी में मतलब जावा आपको बोल रही है आपके इस पर्टिकुलर लाइन पे system.in.read पे आ सकती है IO एक्सेप्शन। जैसे स्कैनर के मेथड्स इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन देते हैं, करेक्ट है ना, ऐसे रीड मेथड अगर इनपुट नहीं ले पाता है ढंग से, कोई प्रॉब्लम आ जाती है इनपुट लेने में, तो ये जावा में IO एक्सेप्शन देता है। और जावा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जावा IO एक्सेप्शन को चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखती है, क्योंकि IO एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन है तो आप बगैर ट्राई कैच लगाए यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहते हैं कंपाइलर अपनी शिकायत वापस ले ले तो आपको दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो आपको इस system.in.read को ट्राई में डालना पड़ेगा और कैच लगाना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो जावा आपको एक सेकंड ऑप्शन भी देती है। वो सेकंड ऑप्शन आपको और के बाद दिखेगा और वो कह रहा है डिक्लेयर टू बी थ्रोन। डिक्लेयर टू बी थ्रोन का क्या मतलब है? डिक्लेयर टू बी थ्रोन का मतलब है अगर गेट इनपुट IO एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना चाहता मत करे, लेकिन फिर प्रोग्रामर यहाँ लिखे थ्रोज और यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम मेंशन करे। क्या नाम है एक्सेप्शन का? IO एक्सेप्शन। कौन से पैकेज में है? java.io में है। तो ऊपर इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। गौर करिए, अब नोटिस करिए गेट इनपुट में से एरर हट गई है, हट गई है ना, लेकिन ध्यान से देखिए अब ये एरर मेन में आ गई है। क्यों आ गई है मेन में? क्योंकि मेन अगर गेट इनपुट को कॉल कर रहा है और गेट इनपुट एक चेक्ड एक्सेप्शन दे रहा है, IO एक्सेप्शन इज अ चेक्ड एक्सेप्शन, तो मेन में भी या तो हमें लगाना पड़ेगा ट्राई कैच और या फिर हमें मेन में
मेंशन करना पड़ेगा थ्रोस, और थ्रोस के बाद लिखना पड़ेगा आईओ एक्सेप्शन। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें? क्योंकि जो एक्सेप्शन आने के चांसेस बन रहे हैं वो जावा की नजरों में चेक्ड एक्सेप्शन है। अब आप याद करिए, ये सेम काम बिना समझे आज से 1-1.5 महीने पहले आपने करा था, जब आपने पहली बार जावा में कैरेक्टर इनपुट लेना सीखा था। करा था अपन ने? तब मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में समझेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए कि आपको ऐसा करना है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों करना पड़ता है ये थ्रोज मेंशन। क्योंकि जो रीड मेथड है वो जावा में थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, वो इनपुट थोड़े अलग तरीके से लेता है, और उस तरीके में आईओ एक्सेप्शन आने की संभावना बनती है। क्योंकि उसमें आईओ एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी बनती है, जावा के अनुसार आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उसे या तो करना पड़ेगा कैच, और कैच नहीं कर रहे हैं तो कम से कम थ्रोज लगाकर पास ऑन कर दीजिए कॉलर के पास। कौन है कॉलर, बताइए कॉलर कौन है, जल्दी बताइए। गेट इनपुट का कॉलर कौन है? गेट इनपुट को कॉल कहां से करा जा रहा है? मेन से। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एक्सेप्शन को हैंडल करा जाए, ये मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल अमन, बिल्कुल। अगर अपन मेन के बाद थ्रोज लिख रहे हैं तो फिर एक्सेप्शन को हैंडल जेवीएम करेगा। रीड में एक्सेप्शन क्यों आएगी? रीड एक्सेप्शन तब देता है जब वो इनपुट रिसोर्स से प्रॉपर तरीके से इनपुट नहीं पढ़ पाता। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको कीबोर्ड से कनेक्ट करा है और कीबोर्ड में कुछ दिक्कत है, कीबोर्ड में कोई इशू है, कीबोर्ड से डेटा टाइप नहीं हो रहा है, कुछ भी दिक्कत है, तो वो थ्रो कर देगा आईओ एक्सेप्शन। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? ठीक है। अब एक बड़ा डाउट आपके दिमाग में ये आना चाहिए, वेरी गुड, आ रहा हूं शुभम, आ रहा हूं। बड़ा डाउट दिमाग में ये आना चाहिए कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि जावा कौन कौन सी एक्सेप्शन को अनचेक्ड मानती है और जावा कौन कौन सी एक्सेप्शन को चेक्ड मानती है? तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है। जावा का ये कहना है, अगर आप याद करें, जितनी भी एक्सेप्शंस रन टाइम एक्सेप्शन की डिराइव क्लासेस हैं, याद है आपको एक्सेप्शन की हायरार्की? ओपन करें अपन नोट्स में, गौर करिए। एक्सेप्शन हायरार्की ये थी, ये हायरार्की याद है ना? जावा का ये कहना है ऐसी जितनी भी क्लासेस हैं जो रन टाइम एक्सेप्शन की डिराइव है, मतलब कि ये पूरी फैमिली जावा में मानी जाती है अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ये सब जावा में अनचेक्ड एक्सेप्शंस हैं, और जो बाकी बच गई हैं, बच कौन कौन गया? ये पूरी बच गई, ये सब जावा में मानी जाती हैं चेक्ड एक्सेप्शंस। बस इतना याद रखना है आपको। अब तो आज के बाद जब भी जावा में कोई नया मेथड मैं आपको पढ़ाऊं और उस मेथड में एक्सेप्शन आ रही हो, तो आप सबसे पहले इस बात को वेरीफाई करेंगे कि क्या वो अनचेक्ड है या वो चेक्ड है। अगर पता चलता है आने वाली एक्सेप्शन चेक्ड है, तो बताइए क्या करना कंपलसरी होगा आपके लिए? बताइए आपके लिए क्या करना कंपलसरी होगा? वेरी गुड। या तो लगाना पड़ेगा आपको ट्राई कैच, ये लगाइए, और अगर ट्राई कैच नहीं लगाते हैं तो फिर आपको मेथड के नाम के राइट साइड पे लिखना पड़ेगा थ्रोस। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? ऐसी एक्सेप्शंस को बोलते हैं अपन चेक्ड एक्सेप्शन। इसका मतलब कंपाइलर इस बात को चेक करता है कि आपने एक्सेप्शन हैंडल करी है कि नहीं करी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है चेक्ड एक्सेप्शन। हो रहा है क्लियर? ठीक। अब आप याद करें, आज तक जितनी भी एक्सेप्शंस आपके सामने आई, कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से, सब अनचेक्ड थी ना? जब से जावा पढ़ना शुरू करा है तब से लेकर आज तक। इसलिए आज तक आपने कभी ट्राई कैच लगाना कंपलसरी नहीं देखा। बिना ट्राई कैच के भी प्रोग्राम कम से कम कंपाइल तो हुए थे ना आपके, है ना? लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि अब आप जावा के एडवांस टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और जावा के मैक्सिमम एडवांस टॉपिक जनरेट करते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, जिन्हें हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। अब मुझसे किसी ने पूछा है आप में से, एक से ज्यादा चेक्ड एक्सेप्शन आएंगी तो क्या करेंगे? अगर एक से ज्यादा चेक्ड एक्सेप्शन आएंगी तो आप थ्रोस के साथ कॉमा लगा के सबके नाम मेंशन करेंगे, अगर आप उन्हें हैंडल नहीं कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेथड फिर ऐसा दिखेगा, पब्लिक वॉइड शो, यहां कोड होगा, यहां लिखा होगा थ्रोस, थ्रोस के बाद यहां आएगा आईओ एक्सेप्शन, और मान लीजिए आप डेटाबेस से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस केस में आ सकती है एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो कॉमा करके दोनों आएंगे। अब इमेजिन करिए शो को कॉल आप मेन से कर रहे हैं, इमेजिन करिए इस शो का कॉल मेन देता है, तो जावा मेन के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएगी? जल्दी बोलिए, जावा मेन के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएगी? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। जावा मेन को बोलेगी मेन या तो इन दोनों को हैंडल कर ले, या दोनों को थ्रोस कर दे, या ऐसा भी कर सकता है मेन
एक को हैंडल कर ले, एक को थ्रोस कर दे। ये भी समझ रहे हैं? एक को हैंडल कर ले, एक को थ्रोस के थ्रू जेवीएम की तरफ पास ऑन कर दे। यानी आपका कोड ऐसा दिख सकता है, यहाँ ट्राई है, यहाँ कैच है, कैच के अंदर अपन ने आईओ एक्सेप्शन को कैच कर लिया है, लेकिन अपन ने यहाँ थ्रोस के साथ लिख दिया है एसक्यूएल एक्सेप्शन। बस इतना याद रखिएगा, इस तरह से थ्रोस लिखना अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। समझ रहे हैं आप क्यों? क्योंकि अगर वो एक्सेप्शन आ गई तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ? अगर वो एक्सेप्शन आपके कोड में आ गई और मेन में आपने थ्रोज लिखा हुआ है तो जावा बिल्कुल वेट नहीं करेगी प्रोग्राम को किल करने से पहले, तुरंत के तुरंत किल कर देगी। एक्सेप्शन लर्निंग का पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ अमन, यही तो मैं कह रहा हूँ। अल्टीमेटली मेन को तो हर एक्सेप्शन कैच कर ही लेनी चाहिए। मेन अगर थ्रोज लिख देगा तो प्रोग्राम किल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए बाकी सारे लोग थ्रोज करें, बट हमें मेन मैक्रो से प्रॉपरली ट्राई कैच से कैच कर लेना चाहिए। क्लियर हो गया? नो डाउट्स, नो क्वेरीज? ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द कोड। चेक करिए, अब अपन यहां पर लगा दिया है मेन के साथ थ्रोस, तो जावा को कोई शिकायत नहीं है। कोड चलाइए, बाकायदा आपका कोड यूजर से कैरेक्टर लेगा और कैरेक्टर प्रिंट भी करेगा। लेकिन अगर इस इनपुट में प्रॉब्लम आई, अगर इस लाइन पे कोई एक्सेप्शन आई, तो कोड मेन के पास आएगा, मेन बोल देगा जाओ जेवीएम के पास जाओ, और जेवीएम के पास हर बीमारी का एक ही इलाज है। मानते हैं ना? जेवीएम के पास हर बीमारी का एक ही इलाज है, और वो इलाज है प्रोग्राम को किल कर देना। जेवीएम इमीडिएटली प्रोग्राम किल कर देगा। बताइए, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई क्वेरी? नहीं? ठीक, तो अब मुझे बताइए, अगर आपसे कोई ये पूछे जावा में कोई भी मेथड के डिक्लेरेशन में कितनी चीजें बताई जाती हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स मेकअप अ मेथड डिक्लेरेशन इन जावा? टेल मी, जावा में कितने कंपोनेंट्स मेथड के डिक्लेरेशन के लिए यूज होते हैं? मेकअप अ मेथड डिक्लेरेशन इन जावा, बोलो। 5। 5 कैसे? नंबर 1 एक्सेस मॉडिफायर आता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड आता है, राइट। नंबर 2 मेथड का नाम आता है। नंबर 3 मेथड की आर्ग्यूमेंट लिस्ट, सॉरी मेथड के नंबर 2 पे आएगी रिटर्न टाइप, मेथड की रिटर्न टाइप। नंबर 3 मेथड का नाम। नंबर 4 मेथड की आर्ग्यूमेंट लिस्ट। एंड नंबर 5 जो आज पढ़ा, मेथड के साथ थ्रोज भी आ सकता है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स रिमेंबर दिस, अ मेथड डिक्लेरेशन इन जावा इज कंपोज्ड ऑफ 5 इंफॉर्मेशंस। एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं आप एज वेल एज नॉन एक्सेस मॉडिफायर। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक दोनों आ सकते हैं किसी मेथड के साथ, आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक और फाइनल दोनों आ सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें पब्लिक हो गया एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक फाइनल हो गए नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो मेथड के साथ एक्सेस और नॉन एक्सेस मॉडिफायर आ सकते हैं। मेथड की रिटर्न टाइप आती है, मेथड का नाम आता है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट आती है, और मेंशन होता है थ्रोज। जरूरी नहीं है थ्रोज मेंशन हो, जरूरी नहीं है हर मेथड आर्ग्यूमेंट ले, बट ये आ सकते हैं। आ रहा है समझ? It's a interview questions. Remember this. These 5 things make up a method's declaration. Correct? आगे बढ़े? Done? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हो गई कहानी चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस की। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन हैंडलिंग का लास्ट पार्ट। ठीक, अब आप याद करिए, आपको ध्यान आएगा कल के लेक्चर में, यानी प्रीवियस लेक्चर में, आप न्यूमरेटर के 0 होने पर एक्सेप्शन दे रहे थे। कोड ओपन करता हूं मैं, हमारा लास्ट लेक्चर वाला ये कोड था। इसमें इफ a लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन है ना, ये कंडीशन हमने लगाई है ना अपने चॉइस पे, क्योंकि हम चाहते हैं अगर न्यूमरेटर की वैल्यू 0 या नेगेटिव हो तो प्रोग्राम एक्सेप्शन दे, है ना। लेकिन गौर से देखिए, इस केस में आपने जिस क्लास का नाम यूज करा है
वो तो जावा की क्लास है ना, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। अब जावा का ये मानना है जरूरी नहीं है कि आप जावा में कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट डिजाइन करें तो जिस कंडीशन को आप एक्सेप्शन माने जावा के पास उसके लिए कोई मिलती जुलती क्लास हो ही हो। क्योंकि गौर करिए, जब आप एक्सेप्शन देते हैं तो एक्सेप्शन क्लास की मदद लेनी पड़ती है कि नहीं? उसका ऑब्जेक्ट बनाकर थ्रो करते हैं आप। यहाँ स्ट्रिंग का तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप, एम्प्लॉय कस्टमर के तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास का। अब जावा का मानना है जरूरी नहीं है कि हर वो कंडीशन जैसे आप एक्सेप्शन माने उसके लिए मेरे पास कोई ना कोई मैचिंग क्लास हो ही हो। जैसे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेते हैं। इमेजिन करिए आप बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं। इमेजिन करिए आपकी एप्लीकेशन में एक विड्रॉ नाम का मेथड है, राइट। अब आप बताइए इस विड्रॉ मेथड के लिए क्या कंडीशन होगी कि ये सही काम करे? अकाउंट में उतना पैसा भी तो होना चाहिए ना जितना विड्रॉ करा जा रहा है, यस और नो, है ना। मान लीजिए इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो एक इंटीजर है, ठीक है। इतना पैसा यूजर निकालना चाहता है जो इंटीजर के तौर पे भेजा जा रहा है, बट इतना बैलेंस में होना भी तो चाहिए ना जितना अमाउंट विड्रॉ करने के लिए इनपुट करा गया है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि बैलेंस लेस देन अमाउंट है तो ये एक्सेप्शन का केस बनता है कि नहीं? बैलेंस का अमाउंट से कम होना, जितना अमाउंट विड्रॉ करना है बैलेंस उतना है ही नहीं। तो बताइए आप यहाँ पर कौन सी एक्सेप्शन क्लास यूज करेंगे? क्या यहाँ पर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन कहना अच्छा लग रहा है? क्या यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कहना अच्छा लग रहा है? नहीं। जावा चलने को तो कुछ भी चल जाएगा, खाली चलाने के हिसाब से मत देखिएगा, है ना। लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो जावा कहती है ज्यादा बेटर होता ना कि आप यहाँ पर ये लिख पाते इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन। तो इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन जावा में तो नहीं है, बट जावा कहती है कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप ये क्लास खुद बना सकते हैं। जावा कहती है जब कंडीशन तुम्हारी है तो एक्सेप्शन भी तुम्हारी होनी चाहिए, हाँ या ना? आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ऐसे ही इमेजिन करिए आप किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के लिए कोड लिख रहे हैं, ठीक है। आपको जो कोड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है वो ये दी गई है कि यूजर आकर फॉर्म भरेगा, बताएगा उसे कैसा दूल्हा कैसी दुल्हन चाहिए, और आपको डेटाबेस में से इसका मैचिंग दूल्हा दुल्हन ढूंढ के लाने। अब आई कोई लड़की आपकी वेबसाइट पे, भर दिया उसने फॉर्म, एकदम हैंडसम दिखना चाहिए, बढ़िया सैलरी होनी चाहिए, आरजेपीवी से पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये सब भर दिया उसने उसके अंदर। तब फिर आप बताइए ऐसा कोई लड़का मिलेगा डेटाबेस में जो इतना सर्वगुण संपन्न हो? नहीं मिलेगा ना सर्वगुण संपन्न बंदा। तो जब सर्वगुण संपन्न बंदा डेटाबेस में मिलेगा ही नहीं तो इस लड़की के लिए दूल्हा कैसे लाएंगे अपन? नहीं ला पाएंगे। तो जब इसके लिए हम नहीं ढूंढ पाएंगे ग्रूम तो हमारा कोड क्या जनरेट करेगा? एक्सेप्शन। तो क्या यहाँ ये कहना अच्छा लगेगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन? ये बताइए कि आप उसको ही बोलेंगे फॉर्म गलत भरा है तुमने, इतनी सारी खूबियां नहीं होती। हाँ, दूल्हा नॉट फाउंड अच्छा लगेगा ना। तो अब दूल्हा नॉट फाउंड नहीं है ना जावा के पास कोई क्लास, यस। तो दूल्हा नॉट फाउंड एक्सेप्शन एक क्लास हम बना सकते हैं, तो पढ़ने में अच्छा लगेगा ना। दूल्हा नॉट फाउंड एक्सेप्शन लॉजिकली करेक्ट केस है, राइट। इसलिए जावा कहती है जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपको एक्सेप्शंस अपने हिसाब से बनानी चाहिए, और जब आप अपने हिसाब से एक्सेप्शन बनाते हैं वो जावा में कहलाती हैं आपके लिए कस्टम एक्सेप्शन या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। आया समझ? क्लियर हुआ? अब हम इसी को इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज करूँ, तो जावा कहती है गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत यूज करो, आप अपनी खुद की एक एक्सेप्शन क्लास बना लो। क्वेश्चन आता है अपनी एक्सेप्शन क्लास कैसे बनाए? तो जावा कहती है आपको अपनी एक्सेप्शन क्लास बनानी है अगर, ठीक। मान लीजिए मैं इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन बना रहा हूँ। अब आप मानते हैं खाली नाम में एक्सेप्शन जोड़ देने से ये कोई एक्सेप्शन क्लास तो बन नहीं गई, है ना। खाली ऐसे लिखने से तो एक्सेप्शन क्लास बनी नहीं। तो जावा कहती है अगर आपको इसको एक्सेप्शन क्लास बनाना है तो आप इस क्लास को चाइल्ड क्लास बना दीजिए किसी भी एक्सेप्शन क्लास की। इतनी सारी एक्सेप्शन क्लासेस हैं जावा की लाइब्रेरी में, किसी को भी उठाकर इसकी बना दीजिए पेरेंट क्लास। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और जब ऐसी स्थिति आती है तो हम जनरली पसंद करते हैं उसे जो सबकी पेरेंट है एक्सेप्शंस के केस में। और आपको याद होगा सारी एक्सेप्शन क्लासेस की पेरेंट यही है, एक्सेप्शन नहीं, थ्रोएबल को नहीं करते हैं आप इनहेरिट। कारण थ्रोएबल की दो डिराइव हैं, उनमें से किसी एक को करिए, राइट। तो आपको करना चाहिए एक्सेप्शन को हैंडल, क्योंकि जो आप एक्सेप्शन बना रहे हैं वो ऐसी तो एक्सेप्शन नहीं है ना कि कोई हैंडल ना कर पाए। इसलिए यहाँ एरर को इनहेरिट नहीं करना चाहिए, यहाँ इनहेरिट करना चाहिए अपन को एक्सेप्शन को। आ रहा है समझ में पॉइंट? आ रहा है। अब नोटिस करिए ये जो कैच आपने लगा रखा है, इस कैच के साथ साथ अब हम लोग इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन का कैच भी लगा पाएंगे? बताइए, ये कैच भी चलेगा इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन, हाँ या ना? बोलिए, चलेगा? ठीक है, अभी इस एरर पे मत जाइएगा। जावा आपको याद दिला रही है कि आपकी स्ट्राइक के अंदर इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन आई नहीं रही है, तो आपने कैच क्यों लगाया है? अभी आएगी। अब यहां पर एरिथमेटिक एक्सेप्शन की जगह हम लोग इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन ओबीजे इक्वल टू न्यू इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन।
बताइए अलाउड है ये, राइट? और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो कर दें। बस एक समस्या है, बस एक समस्या है। समस्या ये है कि आप यहाँ से स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, राइट? आप यहाँ से स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इसका मतलब इस क्लास में कंस्ट्रक्टर देना चाहिए ना आपको, जो स्ट्रिंग को ले, करेक्ट? तो हमें हमारी एक्सेप्शन क्लास के अंदर एक काम और करना चाहिए। ऐसा काम, यहाँ बना देना चाहिए एक कंस्ट्रक्टर जिसका नाम हो इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन। और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? ये इस स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। ठीक, कर लेगा। अब नोटिस करिए, आपने तो यहाँ से मैसेज पास कर दिया, मैसेज कंस्ट्रक्टर के पास भी आ गया, लेकिन आप मानते हैं ये कंस्ट्रक्टर इस मैसेज को ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा। और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैसेज स्टोर नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर जब आप लिखेंगे ex.getMessage, जैसा आप लास्ट लेक्चर में पढ़ के गए, तो आपको ये मैसेज नहीं मिलेगा। यहाँ मिलना चाहिए ना आपको, यहाँ पे मैसेज जैसा लास्ट लेक्चर में मिल रहा था एरिथमेटिक एक्सेप्शन के साथ। हमारे केस में नहीं मिलेगा। हमारे केस में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर इस मैसेज के साथ कुछ कर ही नहीं रहा। अब हम चाहते हैं कि ये मैसेज ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए, राइट? और ऑब्जेक्ट में इस मैसेज को स्टोर करने का कोड आपकी पेरेंट क्लास के पास है। कौन है आपकी पेरेंट क्लास? कौन है हमारी पेरेंट क्लास? एक्सेप्शन है हमारी पेरेंट क्लास। तो हमें एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए। तो क्या आपने सीखा है जावा में डेराइव के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं? याद है आपको तरीका? क्या सिंटेक्स होता है यहाँ से इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का? याद है? वो तरीका है, आप यहाँ पे लिखें सुपर और सुपर के पैरेंथेसिस में पास कर दें आप str। समझ रहे हैं इससे क्या होगा? सुपर लिखने और नहीं लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा? समझ रहे हैं? अगर सुपर नहीं लिखेंगे तो गौर करिए, आपकी पेरेंट क्लास का ध्यान देना, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा वाला? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कुछ नहीं करता है, वो सीधे इस कॉल को पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के पास भेज देता है। कौन है एक्सेप्शन का पेरेंट? थ्रोएबल है ना? एक्सेप्शन की पेरेंट थ्रोएबल है ना? थ्रोएबल के पास चलिए, थ्रोएबल के नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में चलिए, और गौर करिए थ्रोएबल का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कुछ नहीं करता है। यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे ना तो थ्रोएबल का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही बैठा हुआ है ब्लैंक, राइट? तो जावा ये कहती है आप यहाँ सुपर लिखना मिस मत करो, आप यहाँ पर लिखो सुपर str। अगर आप यहाँ सुपर str लिखेंगे तो यहाँ से कौन कॉल होगा बताइए? एक्सेप्शन क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और वो कंस्ट्रक्टर आपके लिए इस स्ट्रिंग को स्टोर करेगा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की बॉडी में। और जब वो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी एक्सेप्शन में तो आपको मिलेगी यहाँ से गेट मैसेज के थ्रू मिलेगी। तो अब आप रन कीजिए, गौर करिए अब की बार एक्सेप्शन आपकी आएगी। तो अपन ने कहा 0 और 10। ठीक, मैं चाहता हूं इसके पहले नाम भी आए एक्सेप्शन का, आप आएगा? मैं चाहता हूं ये जो आउटपुट आ रहा है ना इसके पहले लिखा हुआ है कि ये इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन है पॉसिबिलिटी है। आप सिर्फ यहाँ ex लिखिए तो आप मानते हैं टू स्ट्रिंग कॉल होगा? होगा। अपन ने टू स्ट्रिंग ओवरराइड करा है? नहीं करा है, लेकिन हमारी पेरेंट ने करा है। जो हमारी पेरेंट है ना एक्सेप्शन, उसने करा हुआ है, राइट? तो इसका टू स्ट्रिंग चलेगा और आपको मिल जाएगा एक्सेप्शन का नाम और एरर मैसेज। करिए ट्रेस, प्रोग्राम रन हुआ, इस बार आपने दिया 0 और 10। तो चेक करिए, आपको दिख रहा है इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन। ये सचिन क्यों आ रहा है? सचिन क्यों आ रहा है? क्योंकि सचिन पैकेज का नाम है। सचिन इज द नेम ऑफ द पैकेज। जैसे java.lang में आता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, java.util इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन का पैकेज है, ऐसे सचिन पैकेज है इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन का, और ये आपका एरर मैसेज। और अगर मैं 10 और 0 दूंगा तो क्या होगा? तो गौर करिए अभी भी चलेगा जावा वाला कैच, आई मीन टू से जावा वाला एरर मैसेज, और यहां भी अपन ex कर सकते हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? तो अब हमें आउटपुट में मिलेगा java.lang.arithmetic exception divide by 0। एग्जाम्पल समझ आ रहा है, राइट? और अगर मैं ये सुपर नहीं लिखता हूं तो क्या होगा बताइए? अगर मैं ये सुपर नहीं लिखता हूं तो क्या होगा? तो आपने जो मैसेज भेजा है ये दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। देखिए क्या होगा। अब दीजिए आप 0 और 10, जावा बोलेगी नल। चेक करिए इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन, और आगे कोई आउटपुट नहीं, ब्लैंक। आ रहा है समझ? सिर्फ आपके सुपर ना लिखने के कारण। ये सुपर आप मिस कर गए, सारा खेल बिगड़ गया। सुपर लगा दिया आपने, आपका मैसेज प्रोपोगेट होकर पेरेंट तक गया, पेरेंट ने उसे डाल दिया इनसाइड दी ऑब्जेक्ट। सत्यम क्या डाउट है आप बताओ? अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, क्या रिपीट करूं? लंबी कहानी है, आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया बताइए? अनम्यूट करिए सत्यम। अनम्यूट करिए सत्यम। हाँ जी बोलिए। सर वो क्लास क्यों बनाएंगे ऊपर? अपनी एक्सेप्शन बनाने के लिए।
सर वो एक्सेप्शन वो समझ में नहीं आ रहा सर ऊपर। जब अपनी एक्सेप्शन जनरेट करते हैं तो यहाँ पे क्लास चाहिए होती है कि नहीं? यस सर। तो कौन सी क्लास यूज करेंगे हम यहाँ पे? कल क्या कर रहे थे हम? आप थे परसों के लेक्चर में? यस सर। परसों यहाँ क्या लिखा था अपन ने? सर इसमें जो एक्सेप्शन आ रही थी वो लिखा था। क्या लिखा था? तीर तुक्के मत चलाओ, एग्जैक्ट बताओ क्या लिखा था। क्या लिखा था यहाँ पर अपन ने लास्ट लेक्चर में? इस जगह पर क्या लिखा था? मैंने इनपुट मिसमैच लिखा था। इनपुट मिसमैच लिखा था पक्का? श्योर? बाकी लोग बताएं क्या लिखा था यहाँ पे? यहाँ पर लिखा था एरिथमेटिक एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच नहीं लिखा था। एरिथमेटिक एक्सेप्शन किसकी क्लास है सत्यम? हमारी क्लास है कि जावा की क्लास है? सर जावा की। अब हम चाहते हैं हम अपनी क्लास यूज कर पाए यहाँ पर, तो अपनी क्लास बनानी तो पड़ेगी ना हमें। यस सर। ये क्लास जावा के पास तो नहीं है ना, इसलिए क्लास हमने बनाई है यहाँ पर, इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन। इसने एक्सेप्शन को एक्सटेंड करा, ये जावा का रूल है। अगर आप खुद की एक्सेप्शन क्लासेस बनाना चाहते हैं तो आपको जावा की किसी भी एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। जब आप इनहेरिट करेंगे तो इस क्लास के सारे फीचर आपकी क्लास में आ जाएंगे। फिर आप अपनी क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर उसे थ्रो कर सकते हैं। थ्रो क्या करता है सर? एक्सेप्शन दिखाता है कौन सी आ रही। थ्रो एक्सेप्शन दिखाता है सर जो अपन ने बनाई है वो वाली। तुम पढ़ो बेटा, मुझे लगता है तुम रिवाइज वाइज नहीं करते हो घर पे, कुछ भी नहीं करते हो ना, यहीं से लॉग आउट करते हो, अगले दिन यहीं लॉग इन करते हो। सर कल का नहीं पढ़ा था बस सर। परसों का पढ़ा था? पूछो परसों का। सर वही नहीं पढ़ा था लास्ट लेक्चर का। उसके पहले का पढ़ा है? यस सर, वो एक पीडीएफ पढ़ी है बस सर। बस एक ही पीडीएफ पढ़ी है पूरी आज तक, है ना? कैसे चलेगा फिर ऐसे काम? सर एक्सेप्शन की पढ़ी है एक पीडीएफ। अच्छा, बाकी नहीं पढ़ा है? उसके पहले एक्सेप्शन के पहले भी तो बहुत कुछ हुआ है। सब पढ़ा है, रन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, सब पढ़ा है। यस सर। कुछ भी पूछ लूं? बताओ। यस सर वो पढ़ा है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बताओ? जावा में इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है? बताओ सत्यम। जल्दी बताओ, टाइम निकल रहा है। इंटरफेस का नाम, रेफरेंस। हाँ, फिर उसके बाद न्यू और इंटरफेस का नाम। शाबाश। ये किसने पढ़ाया तुम्हें? कौन से पीडीएफ में पढ़ाया तुमने? इंटरफेस का नाम रेफरेंस इक्वल टू न्यू करके ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं बनता इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल देख के मैं बता रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो रिवाइज जावा प्रॉपर्ली, नहीं कर रहे हो घर पे प्रैक्टिस। करो एक बार, अगर ऐसे करोगे तो नहीं आएगी। आप जावा बिल्कुल समझ में आना बंद हो जाएगी, 4 हाथ ऊपर से निकलेगी। प्रैक्टिकल करो तब सब कुछ क्लियर होगा। नहीं करा ना? लास्ट टाइम कब चलाया था प्रोग्राम? खुद का प्रोग्राम कब बनाया था लास्ट? सर वो कॉलेज का वो चल रहा है इसलिए प्रैक्टिस नहीं करवा। कॉलेज, गर्लफ्रेंड सब लाइफ में आ गए तो कैसे होगा आगे? सर वो कॉलेज वाले बहुत सारे लेक्चर डाल दीजिए बेटा, लेकिन क्या करें, कॉलेज वाले फिर जावा तो नहीं सिखाएंगे ना, वो तो अपन को करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मैनेज करो, करना पड़ेगा, है ना? वरना फिर अभी प्रोजेक्ट आने वाला है, सितंबर एंड में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे अपन, है ना? इसलिए प्रैक्टिस करो, डाउट आए तो खूब पूछो, लेकिन तुम्हारे बेसिक्स कमजोर हैं, क्योंकि बेसिक्स वीक है ना, इसलिए नहीं क्लियर हो रहा है। ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, देखो। इसलिए अब सिंपल सी बात याद रखो। अभी छोड़ो, खैर इंटरफेस वगैरह तो रिवाइज कर लेना। अब मैं आखिरी बार फिर यहाँ समझा रहा हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास यूज की थी। हम नहीं चाहते कि हम अपनी कंडीशंस के लिए जावा की एक्सेप्शन क्लासेस को यूज करें, तो जावा कहती है फिर ऐसा करने से बेटर है आप अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लासेस बना लें और आप उनके ऑब्जेक्ट्स अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करें। वही मैंने यहाँ पर करा है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू 0 या नेगेटिव है तो मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में अपना एरर मैसेज पास करा, ये एरर मैसेज यहाँ आया, यहाँ से पहुंच गया पेरेंट क्लास के पास। उसके बाद कंट्रोल ने थ्रो को पढ़ा, थ्रो के कारण कंट्रोल आ गया कैच में। अब यहाँ से कौन सी एक्सेप्शन थ्रो हुई है बताएं? ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है सत्यम? सर इनवैलिड। वेरी गुड, इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है। इनमें से कौन सा कैच चलेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर वो इनवैलिड वाला। इनवैलिड वाला। और कंट्रोल यहाँ कर हमारा वाला एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, अब सभी लोग मेरे एक सवाल का जवाब दे, सत्यम भी देगा, बाकी लोग भी दे। ये प्रोग्राम ऐसे नहीं करते तो नहीं बनता क्या? I mean, अपनी क्लास ना बनाते तो क्या ये प्रोग्राम नहीं बनता? बन जाता। और बन जाता नहीं, आप मानते हैं बन चुका है, परसों बन चुका था ये प्रोग्राम ऑलरेडी। आज अपन ने सिर्फ इसको और इम्प्रूव करा है। आज अपन ने सिर्फ इसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा अपग्रेड करा है, क्योंकि इंडस्ट्री कहती है कि जब आप प्रोजेक्ट लिखते हैं, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंडीशंस आपकी हैं तो एक्सेप्शन भी आपकी होनी चाहिए।
इसलिए उन्होंने आपको ये प्रोविजन दिया है, क्योंकि उनके पास जो क्लासेस हैं वो जावा यूज करती है। आप क्यों यूज कर रहे हैं अपनी कंडीशन के लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन? अगर आपको लग रहा है न्यूमरेटर का 0 या नेगेटिव होना गलत है, तो एक्सेप्शन भी आप बनाइए। इससे क्या परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी प्रोग्राम की? क्या इससे प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाएगी? क्या इससे प्रोग्राम मेमोरी कम लेगा? क्या इससे कंपाइलर को बहुत अच्छा लगेगा? नहीं, इससे आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी। किसी को भी जावा आती होगी तो वो ये देखकर अंदाजा लगा लेगा कि डेफिनेटली ये एक्सेप्शन प्रोग्रामर ने बनाई है, तो ये प्रोग्राम के लॉजिक के ऊपर बेस्ड एक्सेप्शन है, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। नहीं करेंगे तो कोड नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जावा अगर रिकमेंड करती है तो हमें मानना चाहिए। सही कह रहा हूं? राइट? जैसे आप मुझे बताइए, हम क्लास का नाम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, ठीक? जबरदस्ती है क्या कि करें? ना करना चाहें तो नहीं चलेगा क्या? चल जाएगा, लेकिन फिर हम बिल्कुल अलग थलग दिखेंगे। सारी दुनिया जावा में कोडिंग करेगी कैपिटल लेटर के साथ, हमारी क्लास स्मॉल लेटर में लिखेगी। अननेसेसरी कंपनी लेवल पे हमारे कोड्स रिजेक्ट होंगे। इसलिए बेटर है जो जावा कहती है एज अ गाइडलाइन, उसे आप एज अ रूल फॉलो करें। वो तो कहती है ऐसा करें तो अच्छा है, लेकिन कंपनी तो कहती है ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना रीडेबिलिटी स्पॉइल होगी, लोगों को आपका कोड समझने में, पढ़ने में दिक्कत जाएगी। सत्यम डाउट दूर हुआ? क्वेरी सॉल्व? इसलिए हमने ये क्लास बनाई है। और ये सुपर नहीं लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये भी सभी लोगों को समझ में आया? इस सुपर से क्या हो रहा है? इस एक लाइन से, ये एक लाइन बहुत खेल खेल रही है। ये एक लाइन आपके भेजे गए मैसेज को वाया पेरेंट क्लास आपके ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट करवा रही है, और वही मैसेज आपको फिर मिल रहा है जब स्टेटमेंट इस वाले कैच पे आ रहा है। आया समझ? बिल्कुल सही। मैसेज नहीं आएगा अगर सुपर नहीं लिखेंगे तो हम। ठीक है, बढ़ूं आगे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी आज पढ़ते हैं इसकी, कोडिंग करते हैं इसकी नेक्स्ट। अब मैं आपको एक छोटा सा कोड नहीं, एक छोटा सा सेगमेंट लिख के दे रहा हूं, आप जरा उस सेगमेंट को देखें और मेरे क्वेश्चन का जवाब दें। मैंने एक ट्राई लगाया, ट्राई का एक करस्पॉन्डिंग कैच लगाया, कैच के अंदर मैंने कुछ कोड लिखा, और कुछ कोड मैंने कैच के बाहर लिखा है, यहां पर हैश वाला कोड। ठीक है, अच्छे से सिंटेक्स समझिएगा मैंने क्या करा है। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम जावा में लिखा जिसमें ट्राई में 2 लाइन है, कैच में 1 लाइन है, और 1 लाइन हमारी कैच के बाहर है। आपसे मेरा सवाल ये है, ये जो कैच के बाहर मैंने लाइन लिखी है, ये लाइन कब कब रन होगी? ये लाइन कब कब रन होगी? जवाब दें। नहीं, शुभम सोच के बोलो, तरुण सोच के बोलो, अमन सोच के बोलो। गलत बोल रहे हैं आप। बोलेंगे सर ये लाइन 2 केस में रन होगी, 1 केस में रन नहीं होगी। नंबर 1, ये लाइन तब रन होगी अगर कोई एक्सेप्शन आए ना। हाँ के ना? सही बोल रहा हूं? ट्राई का पार्ट चलेगा, और जब ट्राई में एक्सेप्शन आएगी नहीं तो कंट्रोल आप मानते हैं सीधे यहां पहुंचेगा, है ना? एक केस तो ये हो गया। नंबर 2, ये लाइन तब भी रन होगी जब एक्सेप्शन आए और हमारा कैच उसे कैच कर ले। हाँ के ना? है ना? जैसे इमेजिन करिए आपने यहां लिखा हुआ है a = b/c, और c की वैल्यू 0 आ गई, तो कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी? एरिथमेटिक एक्सेप्शन। कंट्रोल निकल जाएगा ट्राई से बाहर, निकल जाएगा, इस कैच पे आएगा। इमेजिन करिए ये कैच एरिथमेटिक एक्सेप्शन का कैच होता, इमेजिन करिए ये कैच एरिथमेटिक एक्सेप्शन का कैच होता, तो ये कैच एक्सेप्शन हैंडल कर लेता कि नहीं कर लेता? और इसके बाद ये वाला पार्ट चल पाता? चल पाता। बट इमेजिन करिए आपने जो कोड ट्राई में डाला है उसने एरिथमेटिक एक्सेप्शन ना देकर कोई और एक्सेप्शन जनरेट कर दी, राइट? इमेजिन करिए इस कोड में एरिथमेटिक की जगह कोई और एक्सेप्शन आ गई। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन यहां पे आ गई इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। कैच हमने किसका लगा रखा है? एरिथमेटिक एक्सेप्शन का। तो क्या आपको लगता है अब ये लाइन को चलने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। जावा का अपना वाला मैकेनिज्म काम करेगा, जेवीएम हैंडल करेगा, और जेवीएम तो आपको याद है ना क्या करता है? जेवीएम तो आपको याद है ना क्या करता है? प्रोग्राम को किल कर देता है, और फिर ये लाइन रन नहीं हो पाएगी ना, ये लाइन रन नहीं हो पाएगी ना। अब जावा का ये मानना है, जावा का ये मानना है कुछ लाइनें आपके प्रोग्राम में इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनके रन करे बगैर प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, जावा का ये मानना है कुछ लाइनें आपके प्रोग्राम में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनके चले बगैर, उनके रन हुए बगैर प्रोग्राम टर्मिनेट या किल नहीं होना चाहिए।
अभी मत सोचिएगा सर इतनी इंपॉर्टेंट कौन सी लाइन है, जिसका चलना इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम बंद होने से पहले वो लाइन जरूर चले। वो आप बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर हमारा फाइल हैंडलिंग है। फाइल हैंडलिंग में, डेटाबेस प्रोग्रामिंग में ऐसी कई लाइनें होती हैं जिनका एग्जीक्यूट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जावा का मानना है कि अगर आप जावा में फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं और आप अपने प्रोग्राम से किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका प्रोग्राम बंद हो उससे पहले इस फाइल को क्लोज कर दीजिए। फाइल कभी कंप्यूटर में ओपन नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी दूसरा प्रोग्राम, कोई वायरस, कोई भी कोड हुआ, वो इस ओपन फाइल के कंटेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपने फाइल ओपन करी है तो फिर चाहे आपका प्रोग्राम पूरा चले, अधूरा चले, एक्सेप्शन आए ना आए, बंद हो ना बंद हो, कुछ भी हो, बट इससे पहले कि प्रोग्राम फिनिश हो, फाइल हो जानी चाहिए क्लोज। अब मुझे बताइए, अगर मैंने फाइल क्लोज करने का कोड, ध्यान दीजिएगा, इस कैच के बाद लिखा हुआ है। ये मैंने कैच लगाया, यहाँ कैच की कोडिंग करी और यहाँ मैंने फाइल को बंद करने का कोड लिखा, f.close सपोज करिए। तो ये वाली लाइन तो नहीं चल पाएगी ना, अगर आने वाली एक्सेप्शन को ये कैच नहीं कर पाया, फाइल खुली की खुली रह जाएगी ना, है ना। तो जावा कहती है फिर आप एक काम करिए, मेरे से गारंटी ले लीजिए, मेरे से वचन ले लीजिए, प्रॉमिस ले लीजिए कि ये लाइन चलाएगी चलाएगी जावा। और अगर आप जावा को फोर्स करना चाहते हैं, जावा से प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए ये लाइन चले बगैर कोड बंद नहीं होना चाहिए, तो जावा कहती है फिर इस लाइन को एक स्पेशल ब्लॉक में डाल दीजिए, जिस ब्लॉक का जावा में नाम होता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक की सबसे खास बात यह है कि फाइनली ब्लॉक का एग्जीक्यूशन जावा की तरफ से गारंटीड होता है, यानी जावा 100% आपको प्रॉमिस करके देती है कि वो फाइनली ब्लॉक को चलाएगी ही चलाएगी। तो आप मुझे बताइए, अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो कैच नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली चलेगा ना, क्योंकि जावा तो कह रही है वो 100% चलाएगी। नंबर 2, अगर एक्सेप्शन आई और आपके कैच ने कैच करा तो भी कैच के बाद फाइनली चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक्सेप्शन आई, आपका कैच उसे कैच नहीं कर पाया, तो जावा प्रोग्राम किल तो करेगी, लेकिन किल करने से पहले अपना वादा जरूर निभाएगी। कौन सा वादा, कौन सा वादा, कौन सा प्रॉमिस? ये वादा, ये प्रॉमिस कि वो फाइनली को चलाएगी ही चलाएगी, राइट। तो फाइनली ट्राई कैच का वो पार्ट होता है जिसका चलना गारंटीड होता है, जिसे जावा चलाए बगैर कभी प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करती। हुआ क्लियर? ठीक, आइए नेक्स्ट लेक्चर बताता हूं आपको फाइनली की कोडिंग। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर अपना एक्सेप्शन लर्निंग फिनिश हो जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे जावा का सबसे आसान चैप्टर स्ट्रिंग हैंडलिंग, देन विल डिस्कस फाइल हैंडलिंग, और फिर आप प्रोजेक्ट के लिए हो जाएंगे एलिजिबल। चलेगा, बिल्कुल चलेगा हरीश, बस 2 केस में फाइनली नहीं चलता, वो मैं बताऊंगा आपको मंडे। रिटर्न, ब्रेक, कुछ भी दे दो ट्राई में, फाइनली चलेगा, बस 2 केस में नहीं चलता है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग कलेक्शंस के साथ आएगी। ओके शुभम, ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।